वेलकम टू हिस्टोन साइंस एकेडमी। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे अनदर टॉपिक ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, एंड दैट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन। और उसी के साथ में हम पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो हमारा लास्ट ट्यूटोरियल जो हमारे रहे हैं उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया था, और वो था मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आपने वो ट्यूटोरियल्स नहीं देखे देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो वीडियोस देखिए, सो दैट कि जो पॉइंट्स हम आज स्टडी करने वाले हैं वो बहुत क्लोजली रेलेवेंट है। ठीक है, हाउएवर एक छोटा सा रिवीजन जो है वो हम यहाँ पर भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक, सो बिफोर मूविंग ऑन कुछ और पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो रहता है या फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स जो रहती है, इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, या स्पेसिफिकली मेडिसिन से रिलेटेड हम इनको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, या क्या क्या इनके किस टाइप के क्वेश्चंस को ये आंसर करते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक, तो ये जो एनालिटिकल मेथड्स हैं हम इसको यूज़ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई द ड्रग, जो मेडिसिन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप पैरासीटामोल ले रहे हो तो पैरासीटामोल इज़ अ ड्रग, इट इज़ अ मेडिसिन, इट इज़ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, या एस्पिरिन है, अगर आप एस्पिरिन की बात कर रहे हो तो एस्पिरिन एपीआई है। तो उस मेडिसिन के अंदर में एपीआई कौन सा है, यानी ड्रग कौन सा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये मेथड्स यूज़ करते हैं। सेकंड जो पॉइंट उसके अंदर में ये रहता है कि एक बार आपने ड्रग को आइडेंटिफाई कर लिया तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ या फिर कॉन्सेंट्रेशन या फिर परसेंटेज ऑफ दैट ड्रग और दैट मेडिसिन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने 500 mg ऑफ पैरासीटामोल लिया, ठीक है, तो इसमें ये जो 500 mg वाला जो वर्ड है ये बताता है कि इस मेडिसिन का स्ट्रेंथ कितना है, इस मेडिसिन का स्ट्रेंथ कितना है, या फिर ये कहा जाए कि इसके अंदर में जो ड्रग है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ठीक है, सो ये भी हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंटल एज वेल एज क्लासिकल टेक्निक्स। और जैसे हमको मालूम है कि हमारा जो फर्स्ट ईयर है या फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें ज़्यादा एम्फेसिस दिया हुआ है क्लासिकल मेथड्स ऑफ टाइट्रेशंस के ऊपर में। इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स जो है वो आप आगे पढ़ोगे। ठीक, तो हम जैसा फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि आपने 500 mg का टैबलेट लिया पैरासीटामोल का। ठीक, तो हम विद द हेल्प ऑफ दीज टाइट्रेशंस हम ये मालूम कर सकते हैं कि भाई वो मेडिसिन के अंदर में एग्जैक्टली 500 mg ही मेडिसिन है या नहीं है। ठीक है, सो ये असे करना या फिर ये इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज करना। ठीक, तो इस तरह से जो है हम डिटर्मिनेशन, कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रेंथ जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। और क्या होता है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज एनालिटिकल टेक्निक्स आगे हम उसको भी देखेंगे कौन सी टेक्निक्स है, उसके अंदर में हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस मेडिसिन के अंदर में किसी तरह की इम्प्यूरिटीज़ है क्या। ठीक है, अगर उसमें किसी तरह की इम्प्यूरिटीज़ रहती है, सो इफ़ इम्प्यूरिटीज़ आर प्रेजेंट देन हम उन इम्प्यूरिटीज़ का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो वेदर इट इज़ इन द अलाउड रेंज और नॉट, कि वो एक्सेप्टेबल रेंज में इम्प्यूरिटीज़ है या नहीं है। अगर हमको इम्प्यूरिटीज़ एक एक्सेप्टेबल रेंज से ज़्यादा दिखती है तो हम उस मेडिसिन को पैलेटेबल कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ है वो एक एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर में हमको मिलती है, देन द प्रोडक्ट विल बी कंसिडर्ड टू बी पैलेटेबल, मतलब हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम जैसे एक्सपायरी डेट होती है तो हम उसको बोलते हैं कि ड्रग का स्टेबिलिटी, उसका शेल्फ लाइफ, कितने समय तक वो शेल्फ पे आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और क्या होता है, तो रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग, मतलब कितनी, जब आप मेडिसिन को ले लेते हो तो कितनी स्पीड से वो ड्रग अपने फॉर्मुलेशन से निकल के आपके सर्कुलेशन, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। अगर आप ओरल टैबलेट ले रहे हो तो उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, एंड देन फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, जो हम धीरे धीरे आगे चल के पढ़ेंगे। आप उसको मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। ठीक, उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ड्रग है, ठीक है, वो अपने स्पेसिफिक प्योरिटी के पैरामीटर्स को मीट करती है या नहीं, वो
कितने परसेंटेज में है वो तो एक चीज़ हमने देख लिया, लेकिन वो कितनी प्योर है ये भी हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से जो एक्सिपिएंट्स यूज़ होते हैं, मतलब मोस्टली जो टैबलेट्स वगैरह हम लेते हैं उसमें हमेशा एपीआई नहीं रहता, बल्कि हम उसके साथ में बहुत सारे एक्सिपिएंट्स भी यूज़ करते हैं, बाइंडिंग एजेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो वो एक्सिपिएंट्स जो है वो अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस को मीट करते हैं या नहीं करते हैं, मतलब उनकी क्वालिटी और प्योरिटी जो है हम उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स जिसमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूज़ होता है वो है कि उस ड्रग का डिसोसिएशन कांस्टेंट मालूम करना, ठीक, उसका पार्टीशन कोएफिशिएंट मालूम करना, उसका सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, और इस टाइप के जो अदर पैरामीटर्स हैं हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये सिर्फ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इन सब चीज़ों के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। और अल्टीमेटली ये सारे पैरामीटर्स का एम यही है कि जो ड्रग, जो मेडिसिन हम ले रहे हैं उसकी प्योरिटी, उसकी क्वालिटी को हमको इंश्योर करना है, अश्योर करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और इस बार हमको डिस्कस करना है स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड। तो सर अभी तक आपने स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड हमको क्या बताया? तो मैंने आपको स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड कुछ नहीं बताया। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए, आप अपनी स्क्रीन पे एक रिएक्शन देख रहे हैं। इस रिएक्शन में मैं फोकस करता हूँ AgCl के ऊपर में, यानी सिल्वर क्लोराइड के ऊपर में। ठीक, अब एक और चीज़ अज्यूम कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि सिल्वर क्लोराइड एक मेडिसिन है, जबकि वो एक मेडिसिन नहीं है, वो एक इंटरमीडिएट है। हम उसको सिंथेटिक पर्पसेस के लिए, या बोला जाए कि किसी मेडिसिन को सिंथेसाइज करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक, नाउ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम ये मान लेते हैं कि AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड जो है ये किसी टाइप का मेडिसिन है, ये किसी टाइप का ड्रग है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब मैंने आपको बोला कि मुझे AgCl बनाना है, सिल्वर क्लोराइड बनाना है। किससे बनाना है? तो मेरे पास में दो चीज़ें रेडी है भाई। मेरे पास में सोडियम क्लोराइड है और मेरे पास में सिल्वर नाइट्रेट है। तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दोनों को यूज़ करके मुझे बनाना है सिल्वर क्लोराइड। क्लियर है सर? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ अपनी लैब में। मैंने अपने हाथ में एक सोडियम क्लोराइड का डब्बा ले लिया, दूसरा मैंने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया अपने हाथ में। ठीक, अब जब मैं उसको वे करने जाता हूँ तो अब मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया कि सर मैं कितना सोडियम क्लोराइड लूँ, कितना सिल्वर नाइट्रेट लूँ, और ये मेरे को कितना सिल्वर क्लोराइड देगा। यहाँ पर आ जाती है प्रॉब्लम कि कितना वाला जो प्रॉब्लम है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना कितना लेना चाहिए। ठीक, और यही चीज़, ये कितना वाला जो टर्म रहता है, इसी के लिए हमने देखा था मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल चलिए, अब ये कितना लेना है ये देखने के लिए मेरे को पहले तो वो रिएक्शन देखना पड़ेगा। आई हैव टू सी दैट रिएक्शन। तो मैं वो रिएक्शन देखता हूँ एंड दैट रिएक्शन टेल्स मी कि भैया एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड जो रहता है, इट रिएक्ट्स विथ एक मॉलिक्यूल और वन मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है एक मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, और ये मुझे देता है एक मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। सर आपने ये कौन से बेसिस पे डिसाइड कर लिया कि एक मॉलिक्यूल ऑफ NaCl जो है वो एक मॉलिक्यूल ऑफ AgNO3 के साथ में रिएक्ट कर रहा है? तो भैया ये सिंपल बेसिक्स जो है वो केमिस्ट्री है। ठीक, आप जब उसको देखोगे तो यहीं पे आपको आइडिया आ जाता है, थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है। ठीक, ये एक टाइप का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। NaCl AgNO3 दोनों ही सॉल्ट हैं, इसमें से एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, मतलब हर कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा। सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो लेता है उसमें नेगेटिव चार्ज। ठीक, खैर हम उसने अंदर नहीं जाते। ये रिएक्शन में मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि क्लोरीन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो रिप्लेस कर रहा है नाइट्रेट आयंस को। ठीक है, अब कितने क्लोरीन्स कितने नाइट्रेट्स को रिप्लेस कर रहे हैं? तो यहाँ पे तो मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भैया एक क्लोरीन जो है ये एक नाइट्रेट को रिप्लेस कर रहा है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये 1:1 की रेशो में चल रहा है। और इसी बेस पे मैंने बोला कि भैया एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है एक मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। हाँ, अगर ये रिएक्शन ऐसा होता कि भाई नाइट्रोजन प्लस
3 हाइड्रोजन्स इज इक्वल टू NH3। अगर ये कोई रिएक्शन होता तो यहाँ पर मैं बताता कि भाई एक नाइट्रोजन जो है ये कंबाइन हो रहा है 3 हाइड्रोजन्स के साथ में, मतलब ये जो रिएक्शन है ये 1:3 की रेशो में है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है हमने ये ऑलरेडी लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ी हुई है, आप वहाँ से उसको रेफर कर सकते हो। ठीक, सो यहाँ से मुझे एक बात तो क्लियर होगी कि रिएक्शन जो है 1:1 की रेशो में चल रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये है, तो क्या ऐसा है क्या कि सर मैं एक काम करता हूँ, अगर ये रिएक्शन 1:1 की रेशो में होता है तो मैं एक काम करता कि मैं 50 ग्राम NaCl ले लेता हूँ और मैं 50 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट ले लूँगा। ठीक है, और मैं जब ये दोनों को 50-50 ग्राम लूँगा तो सर ये मेरे को 50 ग्राम सिल्वर क्लोराइड दे देंगे। ऐसा होगा क्या? नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक, सवाल ये है सर ये ऐसा क्यों? अभी तो आपने बोला ना कि 1:1 की रेशो में चल रहा है, तो फिर ये तो होना चाहिए कि 50 ग्राम NaCl ले लो, 50 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट ले लो, या आपको 50 ग्राम सिल्वर क्लोराइड दे देना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, शुगर। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, जस्ट वैसे ही आड़ी टेढ़ी एग्जाम्पल तो हम ले ही रहे हैं, तो हम शक्कर को और नमक को भी रिएक्ट करवा के देख लेते हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक शक्कर का दाना, ठीक है, एक नमक यानी सॉल्ट के दाने के साथ में रिएक्ट करता। ठीक है, शक्कर का दाना हमको मालूम है क्यूब के शेप में होता है और नमक भी ऑलमोस्ट क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, लेकिन नमक का दाना थोड़ा छोटा होता है, शक्कर थोड़ा ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा है, C6H12O6 वो किधर है ना, C6H12O6 किधर और NaCl किधर, मतलब एक शक्कर के दाने में कितने सारे 2, 3, 4, 5 तो नमक के दाने आ ही जाएंगे। ठीक, तो अगर आप 1 किलो शक्कर लोगे, 1 किलो नमक लोगे, तो क्या उन दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रहेंगे क्या? नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे रैंडमली 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड ले लिया और 50 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट ले लिया और ये मेरे को 50 ग्राम AgCl दे देगा, ऐसा नहीं होता। तो सर ये झंझट सॉल्व कैसे करेंगे, कितना लूँ ये तो बताओ। तो इसके लिए भैया हमने एक टर्म डिसाइड किया था लास्ट टाइम पे, हमने मोल की बात किया था, मोल की। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं मोल, और मोल के हिसाब से जो है हम जो है वैल्यूज़ को लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे जो वैल्यू लेनी है वो तो ग्राम में लेनी है। ठीक है, मतलब मेरा कन्फ्यूजन ये है कि भाई कितने ग्राम NaCl लूँ और कितने ग्राम सिल्वर नाइट्रेट लूँ, तो ये आंसर मुझे मिलता है मोल के थ्रू। ठीक है, जो हमने कंसेप्ट लास्ट टाइम पे पढ़ा हुआ था। तो सोडियम के मतलब कितना मोल में कितना ग्राम होता है, तो अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो सोडियम क्लोराइड का एक मोल जो रहता है इट इज इक्वल टू 58 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब NaCl का 58 ग्राम में लेता हूं तो उसका 1 मोल होता है। सर ये 58 की वैल्यू कहाँ से आई? पिछली बार कैलकुलेट किया था हमने, फिर भी बता देता हूँ। हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं, उसमें एटम्स का एटॉमिक मास देखते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो रहेगा नाइट्रोजन नहीं, सोडियम है, और सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, प्लस क्लोरीन है जिसका एटॉमिक मास 35 है, तो ओवरऑल हो गया वो 58 ग्राम। ठीक, तो इस तरह हमने बताया कि सोडियम क्लोराइड जो रहता है इसके 1 मोल में 58 ग्राम्स होता है। इसका मतलब अगर मैं, चलिए आगे एक और बात करते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट सर कितना लेना है? तो अगर मैं 1 मोल सोडियम क्लोराइड ले रहा हूँ तो 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट भी ले लूँगा मैं। लेकिन सर 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट मतलब कितना ग्राम, वो भी मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ। तो यहाँ पर सिल्वर है जो 108 के आसपास में उसका एटॉमिक मास रहता है। उसके बाद में फिर यहाँ नाइट्रोजन है जी भैया जो 14 का मास रखता है, एंड देन यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें से हर एक का मास 16 है। तो हम उसको करते हैं 16 इंटू 3 और ये ओवरऑल निकल जाता है अप्रॉक्सीमेटली 169 या फिर ये निकल जाता है भैया 170 ग्राम्स के आसपास में। ठीक, इसका मतलब ये है कि NaCl का सोडियम क्लोराइड का 1 मॉलिक्यूल मतलब 58 ग्राम और AgNO3 का 1 मॉलिक्यूल नहीं 1 मोल मतलब 170 ग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर मैं
अगर मैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इफ़ आई टेक 58 grams of NaCl which is 1 mole and then I take 170 grams of silver nitrate which is again 1 mole, तो ये मुझे देता है 1 mole of AgCl, 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। यानी ये सिल्वर क्लोराइड कितने ग्राम के आसपास में निकलेगा? अगर मैं सिल्वर क्लोराइड को काउंट करके निकालूं तो ये अप्रॉक्सीमेटली फिर से जो है सिल्वर हमारा 108 प्लस क्लोरीन 35 मतलब 143 ग्राम्स निकलना चाहिए। ठीक, तो आपको बात समझ में आ गई है। अगर मैं 1 मोल सोडियम क्लोराइड लेता हूँ, 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट लेता हूँ, तो ये मुझे देता है 1 मोल सिल्वर क्लोराइड। ठीक है सर, स्टैंडर्डाइजेशन कहाँ पर आया बताओ? स्टैंडर्डाइजेशन अभी कहीं पे नहीं आया, अब बात करेंगे हम स्टैंडर्डाइजेशन की। ठीक है, देखो आपने सिल्वर क्लोराइड तो निकाल दिया, ठीक, आपको ये पता चल गया कि मुझे 58 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेना था और 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट लेना था, तब जाके मुझे 1 मोल यानी 143 ग्राम्स क्या मिलेगा? सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। अब सवाल ये है कि जो सिल्वर क्लोराइड आपने बनाया, क्या ये 100% प्योर है? क्या ये 100% प्योर है, या फिर वेदर इट इज ट्रूली 143 ग्राम्स, या इतना ही है या नहीं है? ये चेक करना, इसको कंफर्म करना, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन हमने बनाया है, जो केमिकल हमने बनाया है, उसका प्योरिटी, उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका स्ट्रेंथ कंफर्म करना कि ये उतना ही बना है या नहीं बना है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन। मैं आगे उसका प्रॉपर डेफिनेशन भी बताते चलूंगा। ठीक है, लेकिन सर ये करने की ज़रूरत क्या है? आपने ऑलरेडी बोल दिया ना कि 1 मोल 1:1 का रेशियो है, तो 1 मोल ले लो, 1 मोल बनेगा। उसके हिसाब से फिर अब उसको वापस से क्रॉस चेक करने की क्या ज़रूरत है? तो यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि भैया कुछ कई दफ़ा होता ये है कि गलती से मिस्टेक होती है, एंड दैट गलती से होने वाली मिस्टेक इज कॉल्ड एज एरर। हाँ, ये कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है एरर की, हम आगे एरर्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही रहेगा कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग एरर्स को भी डिस्कस करेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। ठीक है, हो क्या सकता है, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो। आप जब वेट करने के लिए गए, जब आप वेट करने के लिए गए, तो हो सकता है कि आपका वेइंग मशीन ठीक नहीं था, आपके वेइंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम था, तो उसने सोडियम क्लोराइड को 58 की जगह 56 ग्राम ही वे किया। या आप जब वे करने गए, आपने तो 58 गिना, लेकिन एक्चुअल में वो कितना था? 56 ग्राम था। तो क्या ये पूरा 1 मोल हुआ क्या? आप बोलोगे सर नहीं हुआ। अगर ये 1 मोल नहीं हुआ तो क्या ये प्रॉपर 1:1 का रेशो होगा क्या? मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं हुआ। इसका मतलब अल्टीमेटली जो AgCl बना है वो पूरा 143 ग्राम्स होगा क्या? अब मैं बोलूँगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा जो मेथड था, जो मेरी टेक्निक थी, उसमें मिस्टेक हुई है, उसमें एरर आया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एरर अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बना है उसकी एक्यूरेसी हैम्पर हो गई है। आप पॉइंट समझ लीजिए कि एरर्स क्या करते हैं। एरर जो रहता है वो किसी मेथड की या किसी प्रोडक्ट की एक्यूरेसी, उसकी करेक्टनेस को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। वही हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब एरर्स की बहुत सारी सोर्सेज हो सकती है जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्डाइजेशन की, कि वाई स्टैंडर्डाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, कि जो केमिकल, जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो मेथड प्रॉपरली हुआ या नहीं, या उसमें कोई एरर हो गया जिसकी वजह से जितनी प्योरिटी के साथ में, जितनी स्ट्रेंथ के साथ में, जैसे मैंने पहले बताया ना कि अगर आप 500 mg का पैरासीटामोल ले रहे हो, इसका मतलब 500 mg उसका स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा स्ट्रेंथ कितना निकल रहा है? 143 ग्राम्स, यानी 143 ग्राम आपके सिल्वर क्लोराइड का स्ट्रेंथ है। तो आपको ये स्टैंडर्डाइज करना है, आपको ये क्रॉस चेक करना है, कंफर्म करना है कि वेदर द स्ट्रेंथ इज एग्जैक्टली 143 ग्राम्स और नॉट। क्योंकि अगर वो नहीं रहा तो अल्टीमेटली आपकी ड्रग जो है उसकी एफिकेसी, उसके इफेक्ट पर
जो है, या ये कहा जाए कि उसकी एक्शन पर उसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है स्टैंडर्डाइजेशन की। ठीक, तो जब हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं तो मैं बोलता हूं कि स्टैंडर्डाइजेशन इट इज नथिंग बट अ टेक्निक ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, टेक्निक ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ या फिर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो द टेक्निक ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन सैंपल। ठीक है, अब वो गिवन सैंपल आपका जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो दैट वुड बी दैट इज गोइंग टू बी योर सैंपल। ठीक है, तो जैसा फॉर एग्जांपल अभी की जो एग्जांपल थी हमने उसमें AgCl लिया, तो वो AgCl जो रहेगा उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना कि वो एग्जैक्टली 143 ग्राम जितना मुझे चाहिए था उतना ही है या नहीं है, एंड दैट द सेम प्रोसीजर इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन। ये करते कैसे हैं? ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन या असेस जो होते हैं उसकी अलग अलग टेक्निक्स होती है। इंस्ट्रूमेंटल, जैसे मैंने तुमको बताया कि इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकती है, क्लासिकल भी हो सकती है, और हम यहाँ पे फोकस करेंगे टाइट्रेशंस वाली टेक्निक के ऊपर, यानी क्लासिकल मेथड्स के ऊपर में। तो क्लासिकल मेथड्स में हम इसको कैसे करेंगे, अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कि इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन सैंपल। कैसे कर सकते हो? तो इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग द सैंपल सॉल्यूशन quantitatively with primary standard या फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मतलब ये है कि जो सैंपल मेरा है मैं उसको सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और अपने सैंपल सॉल्यूशन को कंपेयर करके देखूंगा किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये मैं आपको आगे बताता हूं। तो आपको आई होप के स्टैंडर्डाइजेशन किसको बोलते हैं वो समझ में आ गया होगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन बहुत सिंपल सा मेथड होता है। इट इज द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ गिवन सैंपल। जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है, जो भी सॉल्यूशन या जो भी केमिकल आपने बनाया है, वो कितना एक्यूरेट है, जितनी स्ट्रेंथ में आपको बनाना था वो उतनी ही स्ट्रेंथ में बना या नहीं बना, ये चेक करने का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, और ये हम कैसे करते हैं? तो जो प्रोडक्ट हमने बनाया हम उसको एक प्राइमरी स्टैंडर्ड, एक हाई स्टैंडर्ड सब्सटेंस के साथ में कंपेयर करके देखते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ। स्ट्रेंथ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे सेम एग्जांपल मैं रिपीट करता हूँ, 500 mg आपने पैरासीटामोल लिया तो 500 mg उसका स्ट्रेंथ हो गया। 650 mg आपने पैरासीटामोल लिया तो वो 650 mg जो है मिलीग्राम्स जो है वो उसका स्ट्रेंथ हो गया। आई होप कि आपको मेरे पॉइंट जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ वेरी अनदर एग्जाम्पल। ठीक, लेकिन उससे पहले चलिए थोड़ा सा हम ये स्टैंडर्ड्स का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड और ये क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिसके अगेंस्ट में हम अपने प्रोडक्ट को चेक कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ के बारे में ना, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। ठीक, मान लीजिए कि मुझे कार लेनी है। ठीक है, अब जब मैं कार लेने जाता हूँ तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल माइलेज कितना है, माइलेज एक पैरामीटर हो गया। सेफ्टी कितनी है, ये एक पैरामीटर हो गया। तो जिस तरह मेडिसिन की केस में स्ट्रेंथ, कॉन्सेंट्रेशन एक पैरामीटर है, अगर मैं कार खरीदने जाता हूँ तो सेफ्टी, माइलेज ये सारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अब मैं सेफ्टी के पैरामीटर को कंसिडर करके चलता हूँ। ठीक, और मान लीजिए मुझे कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है। ठीक, और कॉम्पैक्ट एसयूवी में मैं सेफ्टी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, हाई स्टैंडर्ड वाला प्रोडक्ट चेक कर रहा हूँ। ठीक, तो जस्ट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं भाई, टाटा नेक्सॉन है, 5 स्टार रेटिंग है उसका। XUV 300 है महिंद्रा का, उसका भी 5 स्टार रेटिंग है। ठीक, और मैं जो लेना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं वेन्यू लेना चाहता हूँ या सोनेट लेना चाहता हूँ। ठीक, तो मैं अपनी गाड़ी का जो मैं लेना चाहता हूँ उसका सेफ्टी चेक करूँगा किसके अगेंस्ट में, जो उस पैरामीटर में, सेफ्टी के पैरामीटर्स में जो जिन्होंने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है ना, यानी नेक्सॉन या फिर XUV 300 के कंपैरिजन में मैं उसकी सेफ्टी को चेक करूंगा।
ठीक, तो यहाँ आप समझ रहे हैं बात, जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मेरा फॉर्मुलेशन है, मैं उसकी स्ट्रेंथ को चेक करूँगा एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस या एक स्टैंडर्ड केमिकल के साथ में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक, अब ये स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं ये मैं आपको थोड़ा आगे और बताता हूँ, टेक्निक क्या होती है स्पेसिफिकली टाइट्रेशंस में हम उसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे हमने अभी AGCL लिया, AGCL कोई ड्रग तो होता नहीं है, पैरासीटामोल तो एक ड्रग होता है, तो पैरासीटामोल की बात कर लेते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पे आपको एक रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है इस वक्त में। ठीक, रिएक्शन देख के आपको घबराना नहीं है, ये रिएक्शन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बस कंसेप्ट को समझ लीजिए। ठीक, पैरासीटामोल बनता है भैया पैरा अमाइनो फेनॉल से। ठीक है, पैरासीटामोल बनाने के लिए मुझे चाहिए पैरा अमाइनो फेनॉल। सर लेकिन ये पैरा अमाइनो फेनॉल कहाँ से आता है, इसको भी तो बनाना पड़ता है। ठीक, पैरा अमाइनो फेनॉल बनता है भैया फेनॉल से और नाइट्रिक एसिड के कॉम्बिनेशन से, फेनॉल एंड नाइट्रिक एसिड के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, आ गई सर बात समझ में। अब सवाल ये है कि अगर मुझे पैरा अमाइनो फेनॉल बनाना है तो मुझे मिक्स करना पड़ेगा फेनॉल को नाइट्रिक एसिड के साथ में, बट फिर वही सवाल, सर कितना फेनॉल लूँ और कितना नाइट्रिक एसिड लूँ, इसके लिए भैया रिएक्शन देखो और डिसाइड करो कि रेशो कैसा है। ठीक है, तो मैं अब रिएक्शन देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि एक फेनॉल मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल मैंने लिया है यहाँ पे, यहाँ पर मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया है HNO3 का, और अब मैं देखता हूँ कि यहाँ रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यानी दो हाइड्रोजन्स और O3 में का एक ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके बनाते हैं H2O। ठीक है, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ था, अब नाइट्रोजन जो है वो यहाँ जाके लगेगा, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो दो हाइड्रोजन्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ से NO2 गया, बचा एक ऑक्सीजन, प्लस ये दो हाइड्रोजन्स आए, इन दोनों ने मिलके बनाया वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ लग गया भैया आपका एक नाइट्रो ग्रुप, और जो प्रोडक्ट बना इसको मैं बोलता हूँ पैरा नाइट्रोफेनॉल। ठीक, यहाँ पर भी रिएक्शन जो है वो मैं देखता हूँ कि 1:1 का रिएक्शन चल रहा है, मतलब एक फेनॉल पे एक नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल लगता है, या फिर एक फेनॉल का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है ना। 1 मॉलिक्यूल ऑफ फेनॉल reacts with 1 molecule of नाइट्रिक एसिड। ठीक, सेम बात, अगर एक एक का रेशो चल रहा है तो सर फिर से हम एक काम करेंगे कि हम उनका एक एक मोल ले लेंगे, है ना, हम एक एक मोल ले लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि 1 मोल फेनॉल ले लो और 1 मोल नाइट्रिक एसिड ले लो। ठीक, क्योंकि कैलकुलेट करने जाओगे तो फिर आपको तो ग्राम में ही करना है ना, तो सर अब मोल को ग्राम में कन्वर्ट कैसा करेंगे, तो फिर वही बात, मासेस को कैलकुलेट कर लो। ठीक, तो जब मैं फेनॉल का मास कैलकुलेट करता हूँ तो भैया 1 मोल ऑफ फेनॉल का मतलब होता है 94 ग्राम्स ऑफ फेनॉल। 1 मोल ऑफ फेनॉल का मतलब 94 ग्राम्स ऑफ फेनॉल, तो मैं 94 ग्राम्स ऑफ फेनॉल ले लूँगा। ठीक, फिर मुझे चाहिए 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो मैं क्या करूँगा 63 ग्राम्स, 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड मतलब 63 ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड होता है, तो मैंने नाइट्रिक एसिड ले लिया 63 ग्राम, तो मैंने फेनॉल लिया 94 ग्राम, नाइट्रिक एसिड लिया 63 ग्राम, इन दोनों को रिएक्ट करवाया, ये 1:1 की रेशो में रिएक्ट करेंगे, और मुझे मिला क्या, मुझे मिला 1 मोल ऑफ पैरा नाइट्रोफेनॉल। ठीक है, और 1 मोल ऑफ पैरा नाइट्रोफेनॉल का मतलब होता है भैया 139 ग्राम्स। ठीक है, तो जब मैंने 94 ग्राम्स ऑफ फेनॉल लिया, उसको 63 ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया, तो मुझे 139 ग्राम्स ऑफ पैरा नाइट्रोफेनॉल मिला। आई बात समझ में। ठीक है, ये रिएक्शन में एक और स्टेप होता है जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, जब ये प्रोसेस हुआ तो मेरा पैरा नाइट्रोफेनॉल कन्वर्ट हुआ पैरा अमाइनो फेनॉल के अंदर में। ठीक, और एक मोल ऑफ पैरा अमाइनो फेनॉल
का मतलब होता है 109 ग्राम ऑफ पैरामाइनोफेनॉल। ठीक है, अब ये लास्ट रिएक्शन देख लीजिए जहां पैरामाइनोफेनॉल जो है वो कन्वर्ट होता है पैरासीटामोल के अंदर। तो हम क्या करते हैं, एसिटिक अनहाइड्राइड नाम का एक केमिकल ऐड कर लेते हैं, उसका भी 1 मोल हम ले लेंगे। ठीक, तो होगा क्या कि यहां से ये जो 2 हाइड्रोजन आप देख रहे हो, ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूं, जो हमने 10th में भी देखा है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं NH2। ठीक, तो यहां से 1 हाइड्रोजन और ये पूरा मॉलिक्यूल जो है ये निकल जाएगा और बनाएगा भैया एसिटिक एसिड, है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O O, और यहां से एक H, NH2 में का एक H इधर आ गया और बन गया आपका एसिटिक एसिड। बचा क्या, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है एसिटिल पार्ट, ये जाके लग जाएगा आपके पैरामाइनोफेनॉल के ऊपर में, तो प्रोडक्ट हुआ NH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पैरासीटामोल या एसिटामाइनोफेनॉल। ठीक, और ये भी कितना होगा, 1 मोल, और 1 मोल ऑफ पैरासीटामोल का मतलब होता है जी भैया 151 ग्राम ऑफ पैरासीटामोल, यानी पैरासीटामोल के 1 मोल के अंदर में 151 ग्राम ऑफ पैरासीटामोल होता है। ठीक, अगर इतनी हेवी रिएक्शंस आपके समझ में नहीं आई हैं तो सिंपल सी बात आप याद रखो कि जब ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, फिर से वही बात मैं कर रहा हूँ, मैंने पैरासीटामोल तो बना लिया, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने पैरासीटामोल तो बना लिया, ये मेरा पैरासीटामोल है, ठीक है, और ये कितना होना चाहिए था, ये होना चाहिए 151 ग्राम्स, मतलब 1 मोल। तो कैलकुलेशंस के हिसाब से थियोरेटिकली देखा जाए तो जब मैं 94 ग्राम फेनॉल लेता हूँ और 63 ग्राम नाइट्रिक एसिड लेता हूँ तो ये मुझे क्या देता है, 151 ग्राम्स ऑफ पैरासीटामोल देता है। ठीक है, अब मुझे इस पैरासीटामोल का स्टैंडर्डाइजेशन करना है। आई वॉन्ट टू चेक वेदर दिस पैरासीटामोल इज 100% प्योर और नॉट, जितना चाहिए था उतना ही बना है या नहीं बना है। ठीक है, नहीं बना वाली कंडीशन कब हो सकती है, तो मैंने बोला कि गलती से मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि आपने फेनॉल या कोई भी केमिकल जब आप ऐड कर रहे हो तो आपने काउंट करने में, आपने वे करने में गलती कर दी या ऐड करने में थोड़ा बहुत गिर गया। ठीक है, तो उस केस में होगा ये कि जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनेगा क्या वो 151 ग्राम होगा क्या, आप बोलोगे नहीं। ठीक है, तो एरर्स जब भी आते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एरर्स मैनुअल्स भी हो सकते हैं, मशीन्स भी हो सकती हैं, जो टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं, जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी एरर हो सकता है। टाइप्स ऑफ एरर्स को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो एरर की वजह से जो है फाइनल प्रोडक्ट का एक्यूरेसी जो है वो चेंज हो सकता है। इसीलिए हमको अपने इस फाइनल प्रोडक्ट का क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन करना है। अब ये स्टैंडर्डाइजेशन मैं कैसे करूंगा, तो इसके लिए मैं एक मेथड यूज करता हूं जिसको हम बोलते हैं टाइट्रेशंस। ठीक है, और इस टाइट्रेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है और ये प्रोसेस कैसा करते हैं, तो अब उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक, चलिए मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि सिल्वर क्लोराइड हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। अजम्पशन की मैं बात कर रहा हूं, वी आर अज्यूमिंग, सिर्फ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, मान लेते हैं कि सिल्वर क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, और हमारा पैरासीटामोल जो है ये सैंपल सॉल्यूशन है, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूं कि ये जो पैरासीटामोल बना है ये कितना प्योर है। ठीक है, हालांकि मैं जानता हूं कि इसने 1 मोल के आसपास में यानी 151 ग्राम्स के आसपास में होना चाहिए, लेकिन मुझे कंफर्म करना है कि ये कितना बना है। ओके, ठीक, अब ये करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिया।
ठीक। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी तो एक बात तो ये है कि वो बहुत प्योर होगा, ठीक है। प्योर होने का मतलब क्या होता है सर? प्योर होने का मतलब ये होता है कि अगर मैं 1 मोल ऑफ AgCl लेता हूँ, ठीक है, तो वो 100% प्योर होगा। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, ठीक। पहले रिएक्शन देख लेते हैं जस्ट, ठीक। हमने अज्यूम किया कि AgCl एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, पैरासीटामोल हमारा सैंपल सॉल्यूशन है। मैं जब रिएक्शन देखता हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि AgCl में से Cl जाता है, OH को रिप्लेस कर देता है और एक नया प्रोडक्ट बनता है इस तरह से। आई बात समझ में? रिपीट कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जब मैं AgCl को पैरासीटामोल के साथ में रिएक्ट करवाता हूँ तो क्लोरीन निकल के जाता है और पैरासीटामोल में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, अजम्पशंस कर रहे हैं सर, जस्ट समझने के लिए बातें हवा में बातें चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से भाई रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर मेरे को ये भी समझ में आ गया कि एक AgCl में से एक क्लोरीन निकलेगा और एक पैरासीटामोल में से एक OH को रिप्लेस करेगा, यानी ये रिएक्शन भी कैसा है? 1:1 की रेशो में, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब एक AgCl रिएक्ट करता है एक पैरासीटामोल के मॉलिक्यूल के साथ में, मोल नहीं, मॉलिक्यूल के साथ में, ओके, ठीक। अब यहाँ एक और अजम्पशन कर लेते हैं। मान लीजिए कि 1 मोल ऑफ AgCl का मतलब होता है 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl। हम मान लेते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें मानने पे चल रही है, ठीक। अब हो सकता है कि भाई कुछ लोगों को बात समझ में आ जाए और कुछ लोगों के सर के ऊपर से चली जाए। सर के ऊपर से जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है उसमें अपन ऑलरेडी प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH पढ़ेंगे, वहाँ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, मैं बता रहा हूँ कि स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने एक रिएक्शन पहले किया, पैरासीटामोल बनाया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वो पैरासीटामोल कितना रहना चाहिए? 151 ग्राम्स होना चाहिए, 1 मोल, एग्जैक्ट 100% 1 मोल होना चाहिए। और वो है या नहीं है यही मैं चेक कर रहा हूँ। कैसे चेक कर रहा हूँ? तो मैंने बोला कि अब मैं एक आधा स्टैंडर्ड केमिकल लूँगा। इस केस में हमने मान लिया कि हमारा सिल्वर क्लोराइड एक स्टैंडर्ड केमिकल है जो पैरासीटामोल के साथ में 1:1 की रेशो में रिएक्ट करता है, ठीक है। अब समझने के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड में 1000 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने? 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी 1000 AgCl होंगे, ठीक है। अब ये भी हम मान लेते हैं कि 1 मोल ऑफ पैरासीटामोल इज इक्वल टू 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरासीटामोल। तो चलो ये बात भी यहाँ पे मेरे समझ में आ गई। ठीक है, ये बात भी मेरे समझ में आ गई कि 1 मोल सिल्वर क्लोराइड के अंदर में सिल्वर क्लोराइड के 1000 मॉलिक्यूल है और 1 मोल पैरासीटामोल के अंदर में पैरासीटामोल के 1000 मॉलिक्यूल होने चाहिए। वो सैंपल सॉल्यूशन है, वही तुम्हारे को चेक करना है 1000 मॉलिक्यूल्स है या नहीं है, ठीक है, 1 मोल कंप्लीट है या नहीं है। अब ये मैं कैसे चेक करूँगा? ठीक, तो हमने बोला कि हम लेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसा होता है? तो नॉन कॉन्सेंट्रेशन का होता है या फिर नॉन स्ट्रेंथ का होता है। तो मुझे मालूम है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मुझे मालूम है कि AgCl 1 मोल है और 1 मोल में एनी हाउ 1000 मॉलिक्यूल तो है ही, ना 1000 से कम ना ज़्यादा, इसीलिए तो वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। आई बात समझ में? ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेता हूँ। ध्यान से सुनो, मैं नॉन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? नॉन एक्सेस। मुझे मालूम है कि मैं कितना ले रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो सैंपल था वो कितना होना चाहिए था, मतलब मेरा पैरासीटामोल तो 1 मोल का ही था ना, 151 ग्राम्स, ठीक है। तो
1 मोल पैरासीटामोल के लिए 1 मोल सिल्वर क्लोराइड चाहिए, लेकिन मैं जानबूझ के जो सिल्वर क्लोराइड है ये 2 मोल ले रहा हूँ, यानी एक्सेस में ले रहा हूँ, और कितना एक्सेस ले रहा हूँ ये मुझे मालूम है। तो अगर 1 मोल में 1000 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब 2 मोल में कितने होंगे भैया, 2000 मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, पैरासीटामोल, सॉरी सिल्वर क्लोराइड के। आई बात समझ में? ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे ये AgCl को ऐड करता हूँ पैरासीटामोल के अंदर में। जैसे जैसे मैं ऐड करता हूँ, हर मॉलिक्यूल AgCl का इसमें से Cl निकलता है और पैरासीटामोल में से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा देता है। ठीक, तो ऐसे करके मान लो 500 AgCl निकले या 500 AgCl रिएक्ट हुए, तो 500 AgCl रिएक्ट हुए तो 500 पैरासीटामोल भी रिएक्ट हुए। ऐसे रिएक्ट करते 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 एक टाइम ऐसे आया कि ऑल 1000 मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टेड। पैरासीटामोल के सारे 1000 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर गए। पैरासीटामोल के सारे 1000 मॉलिक्यूल्स या जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो रिएक्ट कर गए। जब पैरासीटामोल पूरा रिएक्ट कर जाएगा और फिर भी मैं AgCl डालता रहूंगा, तो क्या वो AgCl रिएक्ट करेगा क्या? नहीं, क्योंकि अब क्लोरीन को जाने के लिए कोई पैरासीटामोल बचा ही नहीं। सारा पैरासीटामोल रिएक्ट कर चुका है और सारा ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बन चुका है। ठीक है, अब एक स्टेज ऐसा आया कि सारा का सारा पैरासीटामोल रिएक्ट कर गया और इसी स्टेज को मैं बोलता हूं एंड पॉइंट। सर हमको कैसे पता चलेगा कि एंड पॉइंट आ गया, सारा पैरासीटामोल रिएक्ट कर गया? तो इसको पता करने के लिए हम यूज करते हैं एक और केमिकल टाइट्रेशंस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर, जो इंडिकेट करता है। आगे पूरी थ्योरीज हैं उससे रिलेटेड, अलग अलग केमिकल्स, अलग अलग इंडिकेटर्स डिफरेंट मेथड से काम करते हैं, हम उसको बाद में देखेंगे। तो भाई इंडिकेटर ने अपना काम बता दिया और उसने इंडिकेट कर दिया कि सारा पैरासीटामोल रिएक्ट हो चुका है। ठीक है, अब लॉजिक क्या है वो देखो, लास्ट पॉइंट पे हम चल रहे हैं। लॉजिक ये है कि मैं ये चेक करूंगा इनिशियली मेरे पास कितना AgCl था, तो आपने बोला 2 मोल, यानी 2000 मॉलिक्यूल्स थे। अब आफ्टर एंड पॉइंट मैं ये चेक करूंगा कि मेरे पास AgCl बचा कितना है। मान लो कि एंड पॉइंट के बाद में मेरे पास AgCl के 1000 मॉलिक्यूल्स बचे हैं। इसका मतलब कितने AgCl रिएक्ट किए? 1:1 का रेशो था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1000 AgCl रिएक्ट कर चुके हैं, और जब एंड पॉइंट आ गया, पूरा पैरासीटामोल खत्म हो गया, तो 1000 AgCl मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं, यानी 1 मोल अभी भी क्या है, एक्सेस में है। ठीक, तो इस पर से मैं ये पता लगा सकता हूं कि कितने AgCl रिएक्ट किए। ये मुझे बता सकता है कि कितने पैरासीटामोल के मॉलिक्यूल्स थे। अगर 1000 AgCl रिएक्ट किए हैं, इसका मतलब पैरासीटामोल के भी कितने मॉलिक्यूल थे? 1000 मॉलिक्यूल थे। 1000 मॉलिक्यूल मतलब हमने जो अज्यूम किया था 1000 मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल, इसका मतलब पैरासीटामोल कैसा था? 1 मोल ही था, मतलब 151 ग्राम्स था। मतलब ये है कि मैंने जो पैरासीटामोल बनाया था वो प्योर था। ठीक है, बट अगर ऐसा होता है कि एंड पॉइंट के बाद में AgCl के 1200 मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग है, AgCl के 1200 मॉलिक्यूल रिमेनिंग है, इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए हैं? सिर्फ 800 मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया है। इसका मतलब पैरासीटामोल के भी कितने मॉलिक्यूल रहे होंगे? पैरासीटामोल के भी कितने मॉलिक्यूल्स रहे होंगे? 800 मॉलिक्यूल्स ही होंगे, जबकि होना कितना चाहिए था? 1000 मॉलिक्यूल्स होना चाहिए था।
लेकिन अगर सिर्फ 800 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, इसका मतलब मेरा जो प्रोडक्ट मैंने जो बनाया था उसमें कुछ ना कुछ एरर आया है, जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन में फेल हो गया, या फेल हुआ नहीं कहेंगे, या ये कहेंगे हम कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, जो एक्यूरेट वैल्यू थी, वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिली, एक्यूरेट प्रोडक्ट नहीं मिला। ठीक है, तो अब कितना नहीं मिला, तो उसकी रेंज हो सकती है। ठीक है, हर केमिकल के लिए अलग रेंज रहती है। अगर वो एक्सेप्टेबल रेंज में होगा तो हम उसको कंसिडर करेंगे, अगर वो एक्सेप्टेबल रेंज में नहीं होगा तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आगे एक और एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ, जिसमें हम सिंपल आपका NaOH लेके चलेंगे अपन, वहाँ पे और भी उसको सिंप्लीफाइड मैनर में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आया है। ठीक है, तो साथ में अब हम बात कर लेते हैं कि ये स्टैंडर्डाइज, थोड़ा डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चलते हैं जो आपको लिखना है। ठीक, ये जितने एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, जो अजम्पशंस हमने किए हैं यहाँ पे, आपको कुछ भी एग्जाम में लिखना नहीं है, ये सिर्फ दिस इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड केमिकल लेते हैं और अपने सैंपल को चेक करते हैं, स्टैंडर्ड का एक्सेस ले लेते हैं ताकि कितना बचा वो हमको बता दे कि कितना रिएक्ट कर चुका है। दोनों का रेशो चेक करेंगे, उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट का प्योरिटी कंफर्म करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं कि प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो देखो, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रेंथ जो रहता है नोन होता है। सो प्राइमरी स्टैंडर्ड इज अ सॉल्यूशन ऑफ नोन स्ट्रेंथ। जैसे आपको बताया था मैंने, AgCl अभी अपन ने लिया था, तो मेरे को उसका स्ट्रेंथ मालूम था कि 1 मोल ही है, 1 मोलर सॉल्यूशन ही है, और हमने अज्यूम किया था कि 1 मोल में 1000 मॉलिक्यूल ही होंगे, ना एक कम ना एक ज़्यादा। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आर ऑफ नोन स्ट्रेंथ, नोन कॉन्सेंट्रेशन एंड दे आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस। वो ऐसे केमिकल्स से बने होते हैं विच आर हैविंग हाई प्योरिटी, जिनका प्योरिटी ज़्यादा होता है, और उनके अंदर में कुछ कंडीशंस वो फॉलो करते हैं, जैसे कि दे आर वेरी स्टेबल। प्राइमरी स्टैंडर्ड केमिकल्स जो रहते हैं दे आर स्टेबल, हाईली स्टेबल। जैसे NaOH की अगर आप बात लो तो आप उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, उसके पैलेट्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। ठीक, उसके बाद में इट शुड बी ऑब्टेन्ड इन अ प्योर स्टेट। ये जो केमिकल आपको मिल रहा है ये प्योर फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में मेटलर्जी वगैरह पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा है कि रिएक्टिव मेटल्स ओर्स के फॉर्म में होते हैं, उनको सेपरेट करके निकालना पड़ता है, लंबा चौड़ा प्रोसेस, रिएक्शंस चलती है। ठीक है, लेकिन जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड, ठीक है, तो गोल्ड हमको प्योर फॉर्म में मिलता है, बस उसकी मिट्टी पत्थर उसको धो लो, साफ कर लो, और आपको प्योर गोल्ड जो है वहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो वैसे ही होते हैं हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड केमिकल्स, दे आर ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट, वो प्योर स्टेट में मिलते हैं, उनको किसी तरह से एक्सट्रैक्ट वगैरह नहीं करना पड़ता। ठीक, इसके अलावा इनका वाटर सॉल्युबिलिटी और इनका स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होता है, प्लस इनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है। ये कुछ स्पेसिफिकेशंस है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, टाइट्रेशंस में किस टाइप के प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को हम यूज़ करते हैं, तो अगर हम एसिड्स का स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपने बनाया वो किसी टाइप का एसिड है, तो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए मैं सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करता हूँ। ठीक है, या ये एक और प्रोडक्ट है जिसका मैं नाम इनकम्प्लीट में लिखा हूँ। ठीक है, मैं आगे चल के उसको कंप्लीट कर दूंगा, गलती से मिस्टेक एरर हो गया वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अगर आप किसी बेस, आपका प्रोडक्ट जो है वो बेस है और आप उसका स्टैंडर्डाइजेशन करने जा रहे हो, तो उसके लिए हम पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को यूज़ करते हैं, या फिर पोटेशियम हाइड्रोजन आयोडेट को यूज़ करते हैं, या ऑक्सैलिक एसिड को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स टाइट्रेशन में स्टैंडर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम ऑक्सैलेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, मतलब वो सॉल्यूशंस जो हमारे बनाए हुए सॉल्यूशंस, हमारे बनाए हुए केमिकल्स, हमारे बनाए हुए फॉर्मुलेशंस के स्टैंडर्डाइजेशंस में उसकी स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन।
सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? जो हम बना रहे हैं वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, जिसका हम स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो होता क्या है, सो दीज आर द सॉल्यूशंस, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आर ऑफ नोन स्ट्रेंथ। हमको इनका कॉन्सेंट्रेशन पता होता है। कैसे पता होता है? तो भाई हम उसका स्टैंडर्डाइजेशन कर चुके हैं, इसीलिए हमको उसका कॉन्सेंट्रेशन पता है। तो ऐसे केमिकल्स, ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑलरेडी हम स्टैंडर्डाइजेशन कर चुके हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के साथ में, उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। सो आई होप कि आपके लिए पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर नहीं है सो देयर इज नो नीड टू बी वरीड अबाउट। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा हम उसमें पढ़ेंगे प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH। जैसे मैंने बताया कि अगर मैं 1 मोलर NaOH बना रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1 मोलर NaOH का सोल्यूशन बनाया है, ठीक है, तो जब मैं सॉल्यूशन को बना लूँगा तो मुझे स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, यानी चेक करना पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन 1 मोलर ही है या नहीं है। ठीक है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर में। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू।